सिर्फ आर्थिक ताकत के भरोसे कोई देश दुनिया का केंद्र नहीं बन सकता, बल्कि इसके लिए उस मुल्क को बड़ी सैन्य शक्ति से लैस होना जरूरी है। इसका उदाहरण है सोवियत यूनियन। यूएसएसआर का विघटन होने के बाद भी अमेरिका के मुकाबले रूस हमेशा बना रहा, लेकिन अब इस ताकत को चुनौती मिल रही है। वो भी उस यूक्रेन से मिल रही है जिसे तबाह करने के लिए रूस ने 72 घंटे की मियाद तय की थी। और यह बढ़त हर बार की तरह दावों के भरोसे नहीं, बल्कि उसकी ताकत और क्षमता के बूते आंकी जा रही है। हालात खुद अपने आप को बयान कर रहे हैं। यानी इस जंग में अब वो मोड़ आ गया है जिसमें भविष्य कन्वेंशनल वॉर के जरिए नहीं गढ़ा जा रहा है, बल्कि अंत महाविनाश के साथ होने का विकल्प खुल रहा है। यह एक्सक्लूसिव रिपोर्ट ये पूरी कहानी आपको समझा देगी। 6 महीने 22 दिन, बदल गया पूरा सीन। ऑस्किल नदी यूक्रेन के पूर्वी हिस्से की वो रेखा है जिसके एक तरफ यूक्रेनी सेना ने पूरी ताकत के साथ मोर्चा संभाल रखा है और दूसरी तरफ है रशियन आर्मी, जिसने लुहांस्क में एंटर होने से यूक्रेनी सेना को रोके रखा है। और इन बारूदी हालातों में अगर एक भी सेना इस रेखा को लांघती है तो इसका मतलब साफ है, एक बार और भीषण तकरार से मचने वाला हाहाकार। लेकिन चौंकाने वाला खुलासा यह है कि पूर्वी सीमा के रूसी कब्जे वाले सभी हिस्सों को हासिल करने के लिए यूक्रेनी सेना ने इस नदी को पार कर लिया है। न सिर्फ पार किया है, बल्कि कुपियांस्क शहर में यूक्रेनी फोर्स अत्याधुनिक हथियारों के साथ दाखिल भी हो गई है। जिसका मतलब है रशियन फोर्स का रचा चक्रव्यूह ज़ेलेंस्की के योद्धाओं ने भेद दिया है। रूस के एम्फीबियस BTR-80 आर्मर्ड व्हीकल के ठीक सामने से यूक्रेनी सैनिकों का वीडियो बतौर सबूत ये बताने के लिए काफी है कि यूक्रेनी फोर्स ने रूस को पीछे ढकेलकर वापस अपनी जमीन हासिल करने के लिए कदम आगे बढ़ा दिए हैं। और अब हर कीमत पर वो डॉनबास रीजन को रशियन सैनिकों से वापस हासिल कर लेंगे। यानी यूक्रेनी फोर्स के मंसूबे अब बिल्कुल साफ हैं। हर कीमत पर अपनी संप्रभुता की रक्षा करना और फिर क्रीमिया को भी रूस के चंगुल से छीनकर यूक्रेन में शामिल करना। मौजूदा हालात बता रहे हैं कि सहयोगियों से मिली मदद के दम पर यूक्रेन एक ऐसी ताकत बन गया है जिसे कन्वेंशनल वॉर में हराना रूस के लिए बहुत मुश्किल हो रहा है और इसीलिए रूस की सेना को पीछे हटना पड़ रहा है। और यह कोई आकलन नहीं है, बल्कि इसके सबूत यूक्रेन में सार्वजनिक हैं। इस वक्त यूक्रेन की सेना पूरी ताकत से लड़ रही है। लगातार भारी हथियारों का इस्तेमाल करके रशियन फोर्स के लिए मुश्किलें खड़ी कर रही है। लेकिन सवाल यह है कि आखिर इन अत्याधुनिक और ताकतवर हथियार यूक्रेनी सेना को हासिल कहां से हुए? जवाब है अमेरिका और यूरोपियन सहयोगी, यानी वो देश जो इस वक्त अपनी भूमिका अप्रत्यक्ष रखने की कोशिश कर रहे हैं।
दरअसल वही प्रत्यक्ष रूप से यूक्रेन की मदद कर रहे हैं। ताकि रूसी सेना को कमजोर किया जा सके। बतौर सबूत लेटेस्ट मदद देखिए। यूक्रेन रूस जंग के बीच ग्रीस 40 BMP-1 व्हीकल्स यूक्रेन को सप्लाई करेगा। यानी यूक्रेन को ऐसे हथियार मिलेंगे जो दुश्मन की पैदल सेना को नष्ट कर देगा। और इस सप्लाई के एवज में ग्रीस को जर्मनी से मार्डर बख्तरबंद व्हीकल्स के बराबर राशि मिलेगी। यानी 4 महीने से जारी डील अब रूस को नुकसान पहुंचाने के लिए सप्लाई के साथ पूरी हो जाएगी। ये खबर यूक्रेन के लिए जितनी राहत भरी है उतनी ही रशियन फोर्स के लिए डरावनी है, क्योंकि ग्रीस जिन BMP-1 व्हीकल्स की सप्लाई करने वाला है वो अब तक पहुंचने वाले नुकसान से कई गुना ज्यादा नुकसान रशियन इन्फेंट्री को पहुंचाएगा। इसके अलावा भी यूक्रेनी फोर्स को मिल रही मदद से जुड़े कई और सबूत खुद ब खुद सार्वजनिक हो रहे हैं, जिससे रशियन डिफेंस थिंक टैंक्स भविष्य के लिए चुनौती मान रहे हैं। बतौर उदाहरण 16 नवंबर को ही रशियन फोर्स के लिए एक अनचाही लेकिन चौंकाने वाली स्थिति है। यूक्रेन के दावे और रशियन फोर्स की पुष्टि के मुताबिक यूक्रेन की वायुसेना ने निप्रोपेट्रोव्स्क ओब्लास्ट में रूस के खिलाफ जवाबी कार्रवाई की। इस कार्रवाई के तहत रूसी फोर्स की दागी 3 मिसाइल्स हवा में ही गिरा दी गईं। इसके अलावा रूस के एक ड्रोन को भी यूक्रेनी फोर्स ने मार गिराया और इस यूक्रेन की कार्रवाई से घबराई रशियन सेना बैकफुट पर चली गई। इस कार्रवाई से चौंकना जरूरी भी है। ऐसा इसलिए क्योंकि ये रूस के सामने पहली बार ऐसी स्थिति बनी है जब उसकी भारी भरकम मिसाइलों को यूक्रेन ने मार गिराया हो। हालांकि ड्रोन को मार गिराना आसान है, इसलिए उस पर सवाल नहीं उठाए जा सकते, लेकिन मिसाइल गिराने पर सवाल खड़े होते हैं। सवाल ये कि क्या यूक्रेनी फोर्स ने एयर डिफेंस सिस्टम एक्टिव कर दिया है? क्या यूक्रेन में नए सिरे से हवाई हमलों को रोकने वाले हथियार अमेरिका ने सप्लाई किए हैं? और अगर ऐसा है तो फिर अब रूस को पीछे हटना ही होगा। अगर यूक्रेन रूस पर भारी पड़ रहा है तो फिर सवाल यह है कि रूस के पास आखिर अब क्या विकल्प बचते हैं? क्या रूस अमेरिका के अंतर्राष्ट्रीय हस्तक्षेप और यूरोप से यूक्रेन को मिल रही मदद के खिलाफ कोई कदम उठा सकता है, या फिर प्रेसिडेंट पुतिन कोई ऐसा कदम उठाएंगे जो दुनिया के लिए दहलाने वाला साबित होगा? युद्ध के बीच चौतरफा सवालों के घेरे में रूस अकेला खड़ा है और भविष्य रूस के जवाब का इंतजार कर रहा है, जिसे रूस के प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन के बयानों से आंकने पर जंग का अंत करीब दिखता है। लेकिन शंका तब भी बरकरार है, क्योंकि इस जंग की शुरुआत में ही रूस अमेरिका की एंट्री होने पर महाविनाशकारी अंत का ऐलान कर चुका है। फिर भी जो पुतिन बताने की कोशिश कर रहे हैं उसे उन्हीं के लहजे में समझिए। प्रेसिडेंट पुतिन यूक्रेन में जंग का मुख्य उद्देश्य डॉनबास की आजादी बताते हैं। उन्होंने ऐलान किया है कि डॉनबास की स्वतंत्रता रूस के ऑपरेशन का मुख्य उद्देश्य है। इसके अलावा उन्होंने ये भी कहा है कि यूक्रेन के जवाबी हमलों के बावजूद युद्ध विराम की कोई संभावना नहीं है। मतलब साफ है कि यूक्रेन के अटैक के बावजूद रूस यूक्रेन पर लगातार हमले जारी रखेगा। लेकिन युद्ध को जारी रखने की कीमत क्या चुकानी होगी? रूस के हथियार और सैनिकों के भारी नुकसान के बावजूद पुतिन युद्ध कैसे जारी रख सकते हैं? क्या सैनिकों की कमी पूरी करने के लिए रूस कोई बड़ी डील करने जा रहा है? क्या हाल ही में नॉर्थ कोरिया से हुई 1 लाख अनुभवहीन सैनिकों की डील के भरोसे पुतिन जंग में बने रहेंगे? जवाब है नहीं।
दावे के मुताबिक रशियन फोर्स में नए सिरे से भर्ती शुरू कर दी गई है। इस बार सेना में सजा याफ्ता अपराधियों को भी शामिल किया जा रहा है। जंग में जान जाने पर अपराधियों के परिवार को सैनिक के परिवार जैसा सम्मान दिया जाएगा। वहीं जंग जीतने पर सजा याफ्ता अपराधियों की सजा माफ कर दी जाएगी। हालांकि जब यूक्रेन को अमेरिका और यूरोपियन देशों से बड़े स्तर पर मदद मिल रही है, उस वक्त ये व्यवस्था भी वैकल्पिक ही मानी जाएगी, क्योंकि यूक्रेन में इस वक्त 3 देशों के पूर्व सैनिकों की एक बहुत ही अनुभवी ब्रिगेड जंग लड़ रही है। ऐसे हालातों में सजा याफ्ता अपराधियों की टोली की जीत तकरीबन नामुमकिन है। मतलब साफ है कि भविष्य वही है जिसका ऐलान जंग की शुरुआत में किया जा चुका है। न्यूक्लियर हथियारों के इस्तेमाल का विकल्प, जिसमें शुरुआत टैक्टिकल वेपन से होगी, लेकिन अंत महाविनाशक विध्वंसकारी न्यूक्लियर बम से होगा, और इस विध्वंस से ही दुनिया खतरे में पड़ जाएगी। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष।